हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, अपनी फिजिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर बच्चों, है ना। अब टॉपिक में क्या है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम बताएंगे कि न्यूक्लियस किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से इसके सब न्यूक्लियाई पार्टिकल हैं, ओके, एंड इसके साइज क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देन उसके बाद में हम न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों कंपोजिशन मतलब इसके अंदर के पार्टिकल। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द वेरियस देन द रेडियस ऑफ एन एटम बाई ए फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 4। ओके, मतलब कि जितनी रेडियस होती है उससे 10 की पावर 4 10,000 गुना छोटा होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि 1 फर्मी से लेकर के 10 फर्मी तक साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। बच्चों याद है आपको, कल की क्लास में आपको बताया गया था कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होती है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 फर्मी से लेकर के, मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर के 10 की पावर -14 मीटर तक रेडियस हुआ करती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन the radius of atom by a factor of 10 to the power 4. More than 99.9% mass of the atom concentrated on the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन बैठते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोई खास वेट होता नहीं है, तो 99.9% से ज़्यादा जो मास होता है वो कंसंट्रेट होता है न्यूक्लियस पर। क्लियर बच्चों? कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं बाहर, अंदर पे बेटा प्रोटॉन है रेड कलर में और कुछ न्यूट्रॉन है। मतलब न्यूक्लियस की अनडेफिनेट बाउंड्री के अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके बनता है न्यूक्लियस, और इन पार्टिकल्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are present in the nuclei of an atom is correctly known as nucleon. टोटल न्यूक्लियॉन के नंबर को हम बोलते हैं मास नंबर। बच्चों याद है आपको? तो मास नंबर जो होता है, मास नंबर दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? जो मास नंबर हुआ करता है इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? अब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1 का। तो ये बेटा आपके पास में ग्राम में मास आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ग्राम में। क्लियर? यस। So proton and neutron which are present in the nuclei of atom are collectively known as nucleons. अब बात करते हैं what is atomic number. Number of proton को क्या बोलते हैं? Atomic number बोलते हैं. The number of proton in the nucleus is called the atomic number. It is represented by symbol Z. Clear है बच्चों? Then what is mass number? It is the total number of proton and neutron present in the nucleus is called mass number of the element. It is denoted by capital A. Clear है बेटा? तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट x है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे z और इसका मास नंबर होगा a। क्लियर? सो z किसको शो करता है? z शो करता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एंड व्हाट इज a? a इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? जेड के इक्वल होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन के इक्वल। सो यू कैन राइट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू, ओके, ए माइनस जेड। क्लियर? यहाँ पे कैपिटल एन ले लिया गया है, तो एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड। डन बच्चों? न्यूक्लियर मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। बेटा जो टोटल मास आएगा इसका, है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियर मास। क्लियर? यस। व्हाट इज न्यूक्लाइड? A nuclide is a specific nucleus of an atom characteristics by the atomic number Z and mass number A. It is symbolically represented as ZAX. मतलब बेटा एक ऐसा कोई nuclide is a specific nucleus of an atom characterized by atomic number Z and mass number A. तो atomic number Z होता है और mass number A से अगर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो तो ये न्यूक्लाइड कहलाएगा। ठीक है ना? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, कोई इसकी ज़्यादा विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स क्या होता है बेटा? केमिकल
सिंबल होता है। क्लियर? देन बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हम बात कर चुके हैं एटॉमिक मास यूनिट की। द मास ऑफ वन एटम इज वेरी स्मॉल compared to 1 kilogram. Therefore, a different mass unit is expressed as atomic mass unit. Atomic mass unit is also denoted as U. क्या होता है बेटा कि कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 AMU। क्लियर है? इसको कैसे दिखाते हैं? इट इज डिफाइंड बाई 1 AMU और 1 यूनिट, एंड 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके बेटा? और वन कार्बन एटम का मास दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस हाउ मच, कितने ग्राम? 27 ग्राम। क्लियर? यस, तो ये इतना आपके पास में 1 AMU वेट होता है। क्लियर बेटा? अब यहाँ 1 AMU के करस्पॉन्डिंग बेटा ये एनर्जी लिखी गई है, ये मास मत समझिएगा। ये आप जानिएगा कि जब भी 1 AMU मास जो होता है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो याद रखिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? ये अभी हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस चीज की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी, केवल आपको यहाँ तक करना था। सो 1 AMU इक्वल्स टू जो हमने कल कराया था इस तरीके से 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। सो दिस वाज 1 AMU। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स की। एटम्स के टाइप्स होते हैं जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन की हमने बात कर ली है। ओके, सो टाइप ऑफ एटम्स में डिस्कस करेंगे। सो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोमर्स। What are isotopes? They having the same atomic number but different atomic masses are called isotope, like 1H1, 1H2, 1H3. 3Li6, 3Li7. These are called what? These are called isotopes having same atomic number but different atomic mass. Isobars. Bars reflect to what weight? They having same atomic mass. Atomic mass is because of nucleons, so they having same number of nucleons. Clear ki not clear? As they having same number of nucleons, so they having the same atomic mass. Okay, so the different atomic atoms having the same atomic mass is called isobars, like 18 argon 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखिए तीनों अलग अलग एलिमेंट है और तीनों के पास अलग अलग मास है। दीज आर कॉल्ड आइसोबर्स। आइसोटोन, द एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए 14 माइनस 6 करेंगे तो पहले में भी 8 आएगा। 7 एंड 15 में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, एंड 16 माइनस 8 में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स, और इन्हीं को आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आइसोटोप की बात हो गई, आइसोबार की बात हो गई है। ओके, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप आइसोमर्स आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बात मत करिए। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है, यहाँ पर मास 3 है। ओके, लाइक ये तो हो गए अपने पास में तीन आइसोटोप्स। क्लियर हो गया बेटा? यस। और आइसोमर्स क्या होते हैं? आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट। अच्छा, ये क्या बताया जा रहा है इस डायग्राम से? देखिए यहाँ पे 18, 19, 20 और हाँ, तो ये जो दिए गए ना, सेम एटॉमिक नंबर तो है नहीं है। तो 18 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 29, 21, यहाँ पे 20। तो ये तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, ये क्या है ना? तो इसको आप क्या कह सकते हो? 40, 40, 40। ओ, ये आइसो बार है बेटा। ओके, ये सबके सब क्या है? आइसो बार है। ओके, बिकॉज इनके सबके मास नंबर सेम है। क्लियर हो गया? चलिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे सिलेबस से हट चुकी है, और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर?
अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, साइज ऑफ न्यूक्लियस। पार्टिकल कंपोजिशन आपने देख लिया, देन इसके बाद आते हैं हम साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में रेडियस, रेडियस किस तरीके से दी जाती है? कल जो आपको बताया गया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उससे आप न्यूक्लियस की साइज अप्रोक्सीमेटली दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल को जब आप भेजेंगे तो ये एक डिस्टेंस तक जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके राइट, yes. So an alpha particle which suffers head-on collision suffering a deflection of 180 degree help us to find the radius of nucleus by distance of closest approach। बच्चों ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो आई होप इसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या? This gives an approximate idea for radius of the nucleus and it is found to be 10 to the power minus 14 मीटर। इसको लगभग सॉल्व किया गया, तो इसकी जो ऑर्डर आई है बेटा 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, सो ऑल यू नो, जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वॉल्यूम डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे। यस, सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे तो उसका मास ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट इज ऑन द मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। सो 4/3 पाई को ले जाएंगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? a का क्यूब। क्लियर है बच्चों की नहीं? ये चीज पहले ही बताई जा चुकी है। सो r इक्वल्स टू आर नॉट की पावर a/3। हियर आर नॉट इक्वल्स टू a 1 पॉइंट, सॉरी, आर नॉट इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पर माइनस 15 मीटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस यूनिट रेडियस, कॉल्ड न्यूक्लियस यूनिट रेडियस। क्लियर है? आर नॉट को बोलते हैं न्यूक्लियस यूनिट रेडियस। डन। नाउ डेंसिटी, कल हमने इसकी डेंसिटी भी आपको निकलवाई है। इसकी डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है और इसकी 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आती है। किस तरीके से? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे निकलेगा? मास में इसमें एक ए न्यूक्लियॉन्स है और हर न्यूक्लियॉन का वेट 1 am ही होगा, और नीचे 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है? आर नॉट क्यूब ए, बिकॉज आर इक्वल्स टू होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो आर क्यूब की वैल्यू आर नॉट क्यूब ए टू द पावर 1/3 की पावर 3 मीन्स ए। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो ऊपर वाले ए से नीचे वाला ए कैंसिल हो जाएगा और सब कुछ पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 4/3 पाई और नॉट क्यूब। बेटा ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो कि कांस्टेंट आती है। कितनी आती है? 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, density of the all nuclei of all atom has same as it independent of the mass number। ये mass number पे depend नहीं करती है। Matter is not distributed uniformly inside the nucleus and its density is maximum at the center of nucleus which reduces towards the edge। Yes, center पे density maximum होती है और बाहर जाने पर density कम होती जाती है। Clear? मतलब न्यूक्लियस की कोई फाइनाइट बाउंड्री नहीं होती है। Clear? Then next, the high density of the nucleus 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब suggests that nucleus is highly compact। compact मतलब बीच में ये ठूस ठूस करके भरा होता है। क्लियर बेटा? चलिए इस पर देखिए, सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 13 ईयर 27 इज 3.6 फर्मी। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 29 CU 64। ओके, अभी आपने देखा आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो रेशियो रूल बना दो। तो आर एल्यूमिनियम अपॉन आर सी यू इक्वल्स टू ए एल्यूमिनियम अपॉन ए सी यू की होल पावर 1/3। सो कॉपर की आपको चाहिए है तो रेसिप्रोकल करके आप अलग कर लो कॉपर को। ओके, सो सॉल्व करने पर आएगा 4.8 फर्मी। क्लियर हो गया बच्चों? यस। सो दैट द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ए। तो अभी हमने डिराइव किया है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी निकाली है। डेंसिटी में कोई मास नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डेंसिटी से क्या है? फ्री है। क्लियर हो गया बच्चों? यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। बच्चों आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है ना? और न्यूक्लियॉन्स के तौर पे कौन कौन बैठा होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा एटम है, ये न्यूक्लियस ले लो। अब बेटा आपको पता है इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है और इसके अंदर प्रोटॉन भी है। बताइए ये सोनू। तो न्यूट्रॉन, तीन प्रकार के पेयर बनेंगे। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इंटरेक्शन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का इंटरेक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों?
अब ऑल यू नो कि प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है, तो आप तो ये जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव पार्टिकल हैं, इनके बीच में क्या एक्ट करेगा? रिपल्सन। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। यस, द फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। मतलब न्यूक्लियस के पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। मतलब जितने भी वाइटल नॉन वाइटल फोर्सेस प्रेजेंट हैं बेटा, जितने भी मेजर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। इट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बेटा खुद समझो कि न्यूक्लियस की रेडियस खुद ही 10⁻⁻14 मीटर होती है बेटा, बहुत छोटा सा साइज है। तो इसके अंदर के पार्टिकल तो और क्लोज होंगे ना। मतलब ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का फोर्स है। ओके, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा बेटा ये? अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन सेंट्रल भी है, मतलब सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में नहीं लगता। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक बात आपसे कही थी कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो बेटा प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल होंगे, किस फोर्स से रिपेल होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्लियर की नॉट क्लियर? जो रिपेल करेगा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बट बेटा प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को जबरदस्त अट्रैक्ट करेंगे। वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे बेटा? वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियर फोर्स से। क्लियर की नॉट क्लियर? मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्शन की बात करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सन की बात करेगा। ठीक है बेटा? हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज। देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप जानते हैं द एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्लियर बच्चों? इट इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड 10⁻38 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, जो अपना न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इट इज 100 टाइम्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 गुना होता है, और ग्रेविटेशन का 10⁻38 टाइम्स होता है। क्लियर? यस। अकॉर्डिंग टू द युकावा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसन पार्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या बताया था, किसने? युकावा ने। युकावा ने एक थ्योरी दी थी। युकावा एक जापानीज नाम जैसा लग रहा है। तो एक थ्योरी दी थी उन्होंने। क्या क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द मेसॉन पार्टिकल। एक्चुअली तीन प्रकार के, जो दो प्रकार के पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है ना? तो अब ये समझ लो कि अब न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन का प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से, तीन प्रकार के पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे बन रहे कि नहीं बन रहे बेटा? तो एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से अट्रैक्शन करेगा। क्यों करेगा? मेसॉन पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे। अभी आप देख लेंगे कि मेसॉन पार्टिकल, ये प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? मेसॉन पार्टिकल के एक्सचेंज से। और ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेसॉन पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? यस। तो बच्चों यहाँ तक हमने बता दिया कि युकावा ने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में मेसॉन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। ठीक ना? ये एक डिटेल थ्योरी है बच्चों, जो कि एग्जाम में हमारे नहीं आती, तो उतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे इसको। ठीक है ना? अब देखते हैं फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बाउंडिंग बाइंडिंग फोर्स। PYQ यानी कि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स मतलब कि न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखने में जो फोर्स लगता है, वही न्यूक्लियर फोर्स। इसके फीचर्स देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्स फोर्स, क्योंकि कूलम्स फोर्स एक थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे भी अप्लाई होता है। एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स दोनों से ही बड़ा होता है। ये कूलम्स फोर्स का लगभग 100 गुना होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻38 टाइम्स होता है। क्लियर? between the masses. The nuclear binding force has dominate over Coulomb's repulsive force between the proton inside the nucleus. जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता तो है, मगर इनका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि मेसॉन पार्टिकल एक्सचेंज से बनता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। 100 टाइम्स होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 100 टाइम्स बड़े होने के कारण ये क्या करता है?
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के ऊपर डोमिनेट करता है और उसको छिपा देता है। समझ गए ना? मतलब इस चैप्टर में हम इनके रिपल्सन की बात नहीं करेंगे, केवल अट्रैक्शन की बात करेंगे। दिस happens only because of the nuclear force is much stronger than that of the Coulomb's force. Clear कि not clear बच्चों? The gravitational force is much weaker than the even much weaker than even Coulomb force. ठीक है ना? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इवन कूलम फोर्स। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्यों होता है बेटा? आपने देखा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 की पावर 38 टाइम्स है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये ज्यादा वीक हुआ ना बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? बहुत वीक हो गया। ये सुनो, यदि आप यहाँ से निकालें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, सो दिस इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर फोर्स का 10 टू द पावर 38 टाइम्स। और यदि आप यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, सो ये न्यूक्लियर फोर्स डिवाइड बाई 100 टाइम्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब भाई ये बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी कर्व नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके, देखिए बैलेंस, रिश्तों में एक बैलेंस की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे करवाएगा। इसको हमने आपको क्लास 11th में भी बताया था। तो किस तरीके से चीजें होंगी, देखिए आप अगर किसी के बहुत पास में हैं तो दिक्कत है, किसी से बहुत दूर हैं तो दिक्कत है, किसी से जरूरत से ज्यादा पास में है तो लड़ाइयाँ होंगी, मतलब रिपल्सन होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? रिपल्सन होगा। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पॉजिटिव साइड में रेस करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, रिपल्सन होगा। समझ रहे हैं बच्चों आप? अगर आप किसी से बहुत दूर हैं, ठीक है ना, तो भी दिक्कत है। तो फोर्स आपके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा दूर होने पे। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स रहेगा, हालांकि यहाँ अट्रैक्शन रहेगा, कुछ दूर तक अट्रैक्शन तगड़ा रहेगा, उसके बाद में अट्रैक्शन जीरो के पास पहुंचने लग जाएगा। एंड बट एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप एक सेफ लिमिट में होंगे दोनों के बीच में, और वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। क्लियर? मैं इस चीज को फिर से बताता हूँ कि घर में दो बच्चे हैं, एक का टेबल बिल्कुल दूसरे के बाजू में रख दो। देखो, ना ये पढ़ पाएगा ना ये पढ़ पाएगा, दोनों आपस में लड़ेंगे। ये रिवीजन करेगा तो इसको दिक्कत होगी, ये करेगा तो इसको दिक्कत होगी। बताइए सुनो, मतलब ज्यादा क्लोज होंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक कमरे के अंदर इसको बिठा दो और दूसरे कमरे के अंदर इसको बिठा दो, तो भैया तो भी दोनों को एक एक दूसरे की चिंता होगी, याद आएगी। कभी इसका मन होगा इससे मिला है, कभी इसका मन होगा इससे मिला है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट एक ही कमरे में इनको थोड़े थोड़े दूर पे आप बैठा दो, ठीक है ना, तो ये इस यहाँ पर ये इनकी एनर्जी कम रहेगी, और इसको देख करके ये पॉजिटिवली मोटिवेट होते रहेंगे कि भैया वो भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ जाए, ये जो ग्राफ मैं बनाने वाला हूं ये आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए यहाँ पर जब तक ये, अब आर जीरो को देखो आप, आर जीरो वो सेफ डिस्टेंस है, आर जीरो इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस जिस पे वो दोनों की कम से कम एनर्जी है। देखिए बच्चों आपको, तो आर जीरो जो है सबसे कम एनर्जी वाली है। अगर आप आर जीरो से कम पे जाएंगे तो ये देखिए एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? ये देखिए एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए यहाँ पर आपकी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो कहलाती है ये आर जीरो कहलाती है। इस पॉइंट पर आप देखिए यहाँ पे एनर्जी जीरो है। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? यस, इधर पे क्या हो गई? एनर्जी जीरो हो गई। इस ग्राफ को बहुत अच्छे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए रेड पेन से यूज करके समझाता हूँ। देखिए, जब ये आर जीरो है, 100 फर्मी, आर जीरो मतलब कितने फर्मी बेटा? आर सॉरी आर जीरो मतलब 0 फर्मी। अब आप यदि इससे पीछे जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर जीरो से अगर आप पीछे जा रहे हैं तो देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिवली, मतलब दोनों लड़ने वाली एनर्जी डेवलप करने लग गए। लग गया कि नहीं लग गया? ये देखिए इसके पीछे ये जीरो है बेटा, यहाँ पे ये एनर्जी कितनी है? जीरो है। इस लेवल पे एनर्जी जीरो है। यस, तो यहाँ पर जो एनर्जी जीरो है, इस पर जो डिस्टेंस आती है, ये जो डिस्टेंस आ रही है इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं आर जीरो।
क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस डिस्टेंस के पीछे वही बात कि जब आपने दोनों बच्चों की एक डिस्टेंस है यहाँ पर, एक सेफ लिमिट में ये दोनों बैठे हुए हैं, कोई किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन रही है बेटा? जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन रही है। ये देखिए, अब आपने डिस्टेंस जीरो से कम करने की कोशिश करी, ये डिस्टेंस जैसे आप कम करोगे तो ये क्या करना शुरू हो जाएंगे, लड़ना शुरू हो जाएंगे, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि आप इसको जीरो से कम करना शुरू करेंगे, ये दोनों पास में आ गए, ये देखिए आर जीरो से कम, मतलब दिस आर इज लेस देन आर जीरो। क्लियर? तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? यू इज ग्रेटर देन जीरो। पहले पे यू क्या था? जीरो था। अब यू जीरो हो जाएगा, मतलब रिपल्सिव एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है। अब आपने आर को बढ़ा दिया आर जीरो से, आर ग्रेटर देन आर जीरो, तो क्या फील करेंगे बेटा एक दूसरे के प्रति? ये अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, अरे यार मैं जम्मू में बैठा हूँ और दीदी किस साल में होगी, भैया किस साल में होगा। ओके, वो दिल्ली में कैसा ठंड पड़ रही है, धुआं पड़ रहा है, ये सब सोचेगा। बोलो ये नो? तो जैसे ही आप इसकी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ये देखिए डिस्टेंस आपने जैसे बढ़ाई, तो देखिए अट्रैक्शन हो गया, निगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगी। हो रही है निगेटिव कि नहीं हो रही है? ये हो रही निगेटिव। एक मैक्सिमम तक आपकी एनर्जी आपको बहुत बढ़ती जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? अब एक दिन ऐसा होता है कि जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने अगर बहुत दूर कर दिया, ये देखिए भाई को विदेश भेज दिया आपने, लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए, यस और नो? फिर आपकी एनर्जी जब तक वो इंडिया में था तब तक तो आप अट्रैक्शन एक लेवल तक फील कर रहे थे, बट जैसे दूर आएगा तो ये अट्रैक्शन कम होता जाएगा, मतलब एनर्जी वापस जीरो की तरफ मूव करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये देखिए, ये एनर्जी मैक्सिमम लेवल तक बढ़ी, इसके बाद फिर से एनर्जी जीरो, और इन्फानाइट दूर वो चला गया जब आपने भी कह दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तू अपने हाल पे सही, मैं अपने हाल पे सही। क्लियर कि नॉट क्लियर? होंगे आपके कुछ रिलेटिव्स जो बहुत दूर होंगे, जिनके आपको फोन भी नहीं आते होंगे, आप भी उनकी कभी परवाह नहीं करते होंगे, ये नो? जब तक वो पास में थे तब तक आपको ठीक लगते थे, बट अब वो इतने दूर जा चुके हैं, आपने अपना अट्रैक्शन एनर्जी बढ़ाया, एक दिन हाईएस्ट तक गया जब आपके घर आए, फिर इसके बाद धीरे 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 इस तरीके से। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। समझ में आ गया बच्चों? अभी आप लोग हमसे जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अभी हम भी इस फेज से गुजर रहे हैं। कौन से वाली फेज से बेटा? ये देखिए नीचे वाली फेज पे। अभी हम आपसे मैक्सिमम अट्रैक्शन के मूड पे हैं, यस, ये वाले डिस्टेंस पे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हम लोगों के बीच में जो अट्रैक्टिव वाली, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग को बांध के रखी हुई है ना, ये एक दूसरे के बीच में ये बहुत ज़्यादा है। यस और नो? क्योंकि एग्जाम सिर के ऊपर है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, आई मीन टू से हम दोनों फिजिक्स के बारे में सोचते हैं। क्लियर है? यस और नो? बट बेटा जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होते होते बेटा ये एनर्जी हम दोनों के बीच की कम होने लगेगी। होएगी कि नहीं होगी? फिर उसके बाद एक दिन सर आपकी यादों में रह जाएंगे, देन यू विल से हु केयर्स, हम कहाँ, तुम कहाँ, एनर्जी दोनों के बीच की जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों ये भी ग्राफ मैंने महसूस किया है, यस, ये भी ग्राफ महसूस किया है। ये ग्राफ जिस दिन ठीक ठाक पढ़ा दिया हमने, अच्छे से कम टाइम में पढ़ा दिया, हाँ सर बहुत बढ़िया आपने 1 घंटे ही पढ़ाया, बट जैसे ही हमने 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया बेटा, देखो हम दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगता है, और दोनों के बीच में नफरती एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। बोलो ये सोनो? यस। तो यही फंडा बेटा जीवन का भी है, लाइफ का भी है, दुनिया का भी। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एक न्यूक्लियॉन, दूसरा न्यूक्लियॉन, क्लियर है बेटा? ये एक न्यूक्लियॉन, ये दूसरा न्यूक्लियॉन, और दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो एक डिस्टेंस आर जीरो में इनके बीच की एनर्जी जीरो होती है। अगर आप आर जीरो से कम ले जाएंगे, आर लेस देन आर जीरो, तो यू पॉजिटिव होने लगता है। क्लियर? अगर आर की वैल्यू आर जीरो से बड़ी हो जाती है, अगर आर की वैल्यू आर जीरो से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, तो फर्स्ट यू जो होता है वो निगेटिवली मूव करता है। क्लियर? हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर इसके बाद वो केयर्स, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है? क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में बच्चों?
तो ये ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस का ग्राफ। इफ आर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर जीरो देन न्यूक्लियर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ये देखिए, अगर डिस्टेंस आर जीरो से ज्यादा है, मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, क्लियर। ये देखिए, ये डिस्टेंस आर जीरो है यहाँ तक की, क्लियर। इससे ज्यादा डिस्टेंस होने पर आप देखिए यहाँ से लेके पूरा ये जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है अभी ग्रीन वाला, है ना, ग्रीन से ना करूँ ब्लू से कर दूं, चलो। तो इस जोन में बेटा पूरा का पूरा फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? अट्रैक्शन। समझ में आ गया? मतलब अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो ग्रेटर देन आर जीरो होगी, तो एक दूसरे को प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। अरे तुम क्यों चले गए दूर, जो भी थे अच्छे थे, आ जाओ। अगर आर की वैल्यू आर जीरो से कम है, ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया बेटा, इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। इफ डिस्टेंस इज लेस देन आर जीरो देन द न्यूक्लियर फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो फोर्स बनेगा इस आर जीरो के ऊपर क्या बनेगा? रिपल्सिव फोर्स, और एनर्जी पॉजिटिव। क्लियर? तो एनर्जी पॉजिटिव होगी और फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। और यहाँ पे एनर्जी निगेटिव होगी, बोलिए यस और नो, और फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, नेगेटिव एनर्जी एडिक्शन यानी कि लगाव को दिखाती है। यस, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियस फॉल्स रैपिडली टू जीरो। यस, ये देखिए, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है धड़ाक से जीरो की तरफ एज द डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर्स। अगर उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है थोड़े से फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाती है। देखो बेटा, मैं बता रहा था आपको कि ये जो न्यूक्लियर डिस्टेंस, अभी एनर्जी की बात करी हमने, अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स है, ये सुन लो, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये तभी लगेगा बेटा जब जो डिस्टेंस होगी, ये एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, मतलब आर लेस देन 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि आपने ले लिया आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो माय डियर आर इक्वल्स टू 10⁻²मीटर, -2 मीटर, जो कि बहुत बड़ी गैप है। तो यहां पर ये नहीं लगेगा। क्लियर? तो बेटा, सो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस फॉल्स रैपिडली टू जीरो as their distance is more than a few femtometer. ओके, दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस। बस मेरा कहने का मतलब ये बेटा यहाँ पे कि जो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगेंगे। क्लियर? यस। अब आगे कह रहा है, अ रफ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ function of distance is shown in figure. The potential energy is minimum at a distance of r0 is about 0.8 fm। बेटा, इसको फेम्टोमीटर ना बोल के आप फर्मी बोल लो, फेम्टोमीटर को ही फर्मी बोलते हैं। क्लियर? तो 0.8 फर्मी के लिए यानी 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बेटा, इस ये जो होती है इस डिस्टेंस पे फोर्स दोनों के बीच में, सॉरी, एनर्जी जीरो होती है। यस, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। क्लियर? यस, ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी ये मिनिमम होगी। ठीक ना? द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इस पॉइंट पर जिस समय अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है? अट्रैक्शन जिस समय मैक्सिमम होगा उसको हम आर नॉट बोलते हैं। यहाँ पे आर नॉट बोला गया इस डिस्टेंस को। ये देखिए, जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ये देखिए, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस अट्रैक्शन मैक्सिमम है उसको आर नॉट बोला गया है। क्लियर? अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा मतलब एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, यू मिनिमम। यस, और ये कितना होता है बेटा? ये होता है 0.8 फर्मी मीटर, फेम्टोमीटर या फर्मी बोलते हैं। सो 0.8 फर्मी में अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, एंड रिपल्सिव फर्मी मीटर एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड लेस देन ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 फर्मी। और अगर आप 0.8 फर्मी से इस डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स जो होना शुरू हो जाएगा, क्या होना चालू शुरू हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ऊपर की ओर रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो ये रीजन है बच्चों। थर्ड, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। हाँ, याद रखिए कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है अलग अलग नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इनके इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अनलाइक कूलम्ब्स फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, जिस तरीके से कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का डेरिवेशन है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स का कोई डेरिवेशन नहीं है। क्लियर बच्चों? यस। नेक्स्ट PYQs देखिए क्या आया है यहाँ से। ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन सॉरी एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विच यू कैन ड्रॉ रिकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। ये 2015 AISSE में आया है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफ बना देना है। क्लियर बच्चों? इस ग्राफ को यदि हम बड़ा करके देखें तो ये बच्चों ग्राफ को अब बड़े करके देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए 0.8 फर्मी पर 0.8 फर्मी पर जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दिख रही है बेटा? तो 0.8 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। ये मिनिमम है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। क्लियर बेटा? मतलब इस पॉइंट पर फोर्स मैक्सिमम हो गया। फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? मैक्सिमम हो गया। इसके बाद यदि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स धीरे धीरे ट्रैक्शन लेवल कम होता जाएगा। और अगर आप इसके पीछे ले जाएंगे तो जो फोर्स मैक्सिमम था अट्रैक्शन का, धीरे 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 देखिए यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ रिपल्सिव फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इधर रिपल्सिव फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके इस तरफ जो फोर्स है वो क्या है? रिपल्सिव है। ठीक है? ये वाला जो रीजन है ये रिपल्सिव फोर्स है, ये वाला रीजन जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर? यस। तो इस तरीके से आपकी ये जो डिस्टेंस होती है ये 0.8 mm होती है। इसको हम बोलते हैं आर नॉट। 0.8 फर्मी, इसको हम बोलते हैं आर नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपने देख लिया है। सब कुछ पढ़ लिया। अब आइए बोलते हैं मास एनर्जी। ठीक है बच्चों? आइंस्टाइन ने ये कहा कि बेटा जो भी यहाँ पे, इसको ऐसे समझो पहले आप, फिर आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे बेटा एक न्यूक्लियस है, ये अपने पास में एक एटम है, ये एटम इसका न्यूक्लियस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने थ्योरेटिकली इस एटम का जो मास निकाला, मान लो वो निकाल लिया 5 AMU। क्लियर कि नॉट क्लियर? और हमने थ्योरेटिकली मतलब किताबों के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इस न्यूक्लियस का मास निकाल लिया। कैसे निकालोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमने निकाला। और एक्सपेरिमेंटली हमने जो मास निकाला न्यूक्लियस का, वो हमने निकाला कितना? 4.9 AMU। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली में फर्क है कितने का? 0.1 AMU का फर्क है कि नहीं है? डेल्टा M इक्वल टू 0.1 एटॉमिक मास यूनिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो मास है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? इन न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखने में। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। ये न्यूक्लियॉन्स को बांध करके, जैसे रस्सी से नहीं किसी को बांध के रोका जाता है, ये लोग भागना चाहते हैं, मगर ये जो एनर्जी है, ये जो मास का चेंज हुआ, ये क्या कहलाता है बेटा? इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं, है ना, E इक्वल्स टू डेल्टा M C स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेटिविटी थ्योरी से ये फॉर्मूला निकल करके आया, इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। क्लियर है? एनर्जी ही एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जॉग करते हैं, बोलो ये सोनू, तो जॉग करके हम एनर्जी निकालते हैं, बोलो ये सोनू, और हमारा मास कम होता है कि नहीं होता है? मतलब मास हमारा किस फॉर्म में चला जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में।
क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हमारी बॉडी खुद आइंस्टाइन की थ्योरी को सपोर्ट करती है कि भैया मास अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको एनर्जी खर्च बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? आया समझ में? सो मास एनर्जी, आइंस्टाइन शोड दैट द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन ने कहा कि मास अनदर फॉर्म एनर्जी है, से काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब देखिए, यदि आप 1 ग्राम मास को यूटिलाइज करते हैं, अगर 1 ग्राम मास से कितनी आप एनर्जी बना सकते हैं, तो 1 ग्राम मास इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम, और 1 ग्राम मास को, है ना, पूरा डिस्ट्रॉय करने पर, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करने पर 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? यस, 1 ग्राम मास से 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी निकलेगी। क्लियर बेटा? और 1 AMU से कितनी एनर्जी निकलती है, अभी मैंने बताया भी था आज के क्लास में। 1 AMU जो मास होता है, दैट इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ पर हमने अभी डिराइव किया था भी था शायद, आई थिंक, यहाँ पे देखिए, यस, यस ये लिखा हुआ है। सो 1 AMU जो मास होता है, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम से आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? डन? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छे से समझ में आ गया बच्चों सभी को? चलिए अब बात करते हैं मास डिफेक्ट की, कि भाई साहब मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट मतलब कि थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। देखिए, मास डिफेक्ट मींस डेल्टा एम इक्वल्स टू एम थ्योरेटिकल माइनस एम प्रैक्टिकल। क्लियर बेटा? आप किसी न्यूक्लियाई का थ्योरेटिकल मास लिखोगे, अब उसमें से प्रैक्टिकल मास को माइनस कर दोगे तो वो आपके पास में मास डिफेक्ट आ जाएगा। और इससे मास डिफेक्ट से रिलेटेड जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी बनेगी? E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये एनर्जी कहलाएगी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाएगी बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। यस, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखती है एनर्जी, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आइए देखते हैं मास डिफेक्ट। The expected mass of the nucleus is the sum of masses of nucleons, that is mass of proton and mass of neutron. Clear कि not clear? अब बेटा किसी के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? Z, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर है। यस और नो? तो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा? आज ही पढ़ा है हमने, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये थ्योरेटिकल मास है। भाई प्रोटॉन का टोटल मास तो कितने, यदि मान लो कोई आपके पास सैंपल है, यदि आपके पास कोई न्यूक्लियोइड है एक्स, सॉरी, जेड एक्स ए, तो इसके पास जेड प्रोटॉन है और ए न्यूक्लियॉन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? A-Z होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब जेड प्रोटॉन हो गए और A-Z क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गए। तो देखो, प्रोटॉन का टोटल मास जेड इंटू एक प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना निकलेगा? A-Z इंटू Mn। यस और नो? माइनस, तो ये आपने क्या लिखा भी? आपने लिखा थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस प्रैक्टिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो थ्योरेटिकल मास आपने कैसे निकाला? जेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, इतने हो गए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने बने बेटा? A-Z इतने न्यूट्रॉन हो गए, इंटू एक मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास। क्लियर कि नॉट क्लियर? माइनस प्रैक्टिकल मास कैसे निकलेगा? देखिए, प्रैक्टिकल मास इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर कि नॉट क्लियर? थ्योरेटिकल हमने वेट किया, तो जो हमारे पास में आ गया Mn, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर कि नॉट क्लियर? एन अपन ने, स्मॉल एन अपन ने न्यूट्रॉन को लिया है, तो हमको यहाँ पे कैपिटल एन लेना चाहिए। ले लिया बेटा? तो ये कहलाएगा मास डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एम। डन? यस, तो ये कहलाएगा आपके पास में डेल्टा एम। यस, सो द डिफरेंस, यहाँ से पढ़ता हूँ, the expected mass of the nucleus is the sum of masses of nucleons, that is proton and neutrons within it, but it is found that rest mass of nucleus is always less than the sum of masses of its nucleus। मतलब theoretical mass से practical mass हमेशा कम होता है। क्लियर बेटा? This difference between the sum of the masses of nucleons constituting the nucleus and the rest mass of the nucleus
is known as mass defect. It is denoted by delta m. So delta m is equals to z times mass of proton plus a minus z times of mass of neutron. And what is mn? Mn is the rest mass of the nucleus. Clear कि not clear? So इस तरीके से बेटा आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है इधर पे मास डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये बेटा हमने क्या पढ़ा दिया आपको, मास एनर्जी रिलेशन भी पढ़ा दिया एंड मास डिफेक्ट भी बता दिया। अब हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसका वेरिएशन मास नंबर के साथ, एंड पढ़ना है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए टॉपिक आते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड देन पढ़ाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, एक बड़े न्यूक्लियस का एक छोटे न्यूक्लियस में टूटना, है ना, वो कहलाता है फिजन। आपने फ्यूजन सुना होगा, फ्यूजन सॉन्ग। फ्यूजन सॉन्ग मतलब कई गानों को मिला के एक फ्यूज सॉन्ग सॉन्ग बन जाता है, ये सुनो। बट फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? The process of splitting of a heavy nucleus into two nuclei or of smaller masses into two nuclei, not more than two nuclei of smaller masses with the liberation of energy is called nuclear fission. बेटा यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे लिबरेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आपको इसमें मैं जोर दूंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि लिबरेशन ऑफ एनर्जी की बात क्यों कही गई है। क्लियर? एक चीज देखिएगा, जब दो छोटे न्यूक्लियस, देखो जब दो छोटे न्यूक्लियस N1 और N2, न्यूक्लियस को हम कैपिटल N ले लेते हैं, पहला न्यूक्लियस कैपिटल N1, दूसरा न्यूक्लियस कैपिटल N2। क्लियर बेटा? जब दो छोटे न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो भी एनर्जी निकलेगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? जब दो छोटे न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे तो भी एनर्जी निकलेगी। और बच्चों याद रखना, ये क्या वाला केस रहेगा, ये केस रहेगा फ्यूजन। कौन सा केस रहेगा? फ्यूजन, ठीक है ना। और फ्यूजन फ्यूजन नॉट फिजन, फ्यूजन, जब दो जुड़ करके एक बना रहे हैं ये फ्यूजन है। और जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, तब भी एनर्जी बताओ निकलेगी या देनी पड़ेगी? नो, तब भी यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। समझ में आया? है ना गजब की बात, इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि सर पहले भी एनर्जी निकल रही थी, पहले दो को एक मिलाया तो निकली, और यहाँ एक को दो में तोड़ा तो भी निकली, तो भी निकल रही है। ऐसा क्यों होने वाला है, अभी आपको समझाऊंगा मैं बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है बेटा। अभी बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए देखिए, सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू द टू न्यूक्लियाई ऑफ ए स्मॉलर मासेस, या रिलेटिवली छोटे न्यूक्लियस में तोड़ने को विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। आइए देखते हैं द न्यूक्लियर फिजन ऑफ 92U235, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है। बेटा ये रिएक्शन आपको रट लेनी है, दीवार पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये यूरेनियम 235 है, 92 यूरेनियम 235। जैसे आप 92 यूरेनियम 35 में 235 में एक न्यूट्रॉन को अटैक करते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, 0n1, क्योंकि इस पे चार्ज होता नहीं है, और इसका मास कितने यूनिट होता है, 1 यूनिट। क्लियर कि नॉट? तो जैसे ही आप न्यूट्रॉन को अटैक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 92U236। कैसे? आपके पास में 92 यूरेनियम 235 था कि नहीं था बेटा? और आपने इसमें न्यूट्रॉन का अटैक कराया जिसका चार्ज तो नहीं होता है, मास तो 1 होता है। तो चार चार नीचे जुड़ गया तो 92 प्लस 90 92 ही हो गया यूरेनियम, और 235 प्लस 1 हो गया 236। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? अब ये जो होता है बेटा ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये फिर ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होकर के 92U236 जो है ब्रेक होकर के दो छोटे न्यूक्लियस बनाएगा, एक क्रिप्टन का एक बैरियम का। क्लियर बेटा? तो ये देखिए, क्रिप्टन 56, बैरियम 144 एंड 36 क्रिप्टन 189। क्लियर? और साथ में तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे बेटा? अगर आप 144 प्लस 189, सॉरी 89 करो, सो 144 प्लस 89, 4 9 13, 3 8 4 12, 1 14 और 1 1 2। बेटा 243 आया कि नहीं आया बताइए? और आपके पास टोटल क्या था, 236 था।
कि नहीं था? तो 243 से 236 के लिए कितने 3 यूनिट मास की जरूरत है, और हर एक न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट होता है। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट ये निकला, ये 1 यूनिट ये निकला, 1 यूनिट ये निकला, मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे 0 और 1 के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए टोटल मास 236 ही हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो रिएक्शन याद रख लीजिएगा, 92 यूरेनियम 235 रिएक्शन कराई न्यूट्रॉन के साथ, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ओके, क्या बन गया बेटा, 92 यूरेनियम 236 प्लस ये रिएक्शन आ गई है। आ गया समझ बच्चा? ये न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो ये है न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पे है न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है? विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। अब बात है कि बेटा यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होगी, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है? आप जानते हैं कि मास इज इक्वल टू एनर्जी, क्योंकि जब हम जॉगिंग करते हैं तो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, मास खत्म होता जाता है, एनर्जी डेवलप होती जाती है। बोलिए सोनू। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो किस वजह से निकलेगी, मास डिफेक्ट की वजह से। ओके, चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन, जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई, हल्के छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? देखिए किस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये 1H1 है, मतलब हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे भी 1H1 हाइड्रोजन एटम। बेटा दो हाइड्रोजन एटम मिल करके क्या बनाएंगे बेटा, देखिए यहाँ पे बनाएंगे 1H2। क्या बनाएंगे, 1H2। क्लियर? 1H2। तो देखिए ऊपर का तो हिसाब बराबर हो चुका है, बट नीचे का हिसाब बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि नीचे भी कितने चार्ज होने थे, दो चार्ज प्लस टू, है ना। यहाँ पे दो चार्ज होने थे, बट अभी एक ही हुआ है। क्लियर? तो उस एक चार्ज के लिए क्या यहाँ पे निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस एक फोटोन निकलेगा, ये देखिए, और साथ में जीरो, नहीं पॉजिट्रॉन, ये फोटोन नहीं, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो बोलेंगे। और प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, आप इसको लिखते जाइए, मैं कहूँगा आपको ये रिएक्शन को। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या बनाया बेटा, ये 1H1 हाइड्रोजन का सबसे छोटा आइसोटोप, जो भी मैंने आपको दिखाया था। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। ये देखिए सबसे छोटा 1H1 जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, देन 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम, एंड देन 1H3 जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने काम पे। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या बनाया, 1H1 को लड़ा के 1H2 बनाया, 1H2 जिसको बोला हमने ड्यूटेरियम। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, इस रिएक्शन को देखो यहाँ पे दो ड्यूटेरियम आए हैं, यहाँ पे दो ड्यूटेरियम आए हैं, एक ये, एक ड्यूटेरियम यहाँ से आ रहा है और दूसरा ड्यूटेरियम यहाँ से आ रहा है। क्लियर? यस। तो यहाँ से एक ड्यूटेरियम आया और यहाँ से एक ड्यूटेरियम आया, 1H2, दोनों ड्यूटेरियम आपस में लड़ गए और क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों ड्यूटेरियम आपस में लड़े और बना लिए हैं 2He3, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर? ये देखिए इन्होंने हीलियम रिलीज किया और प्लस एक न्यूट्रॉन छोड़ा और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का फिजन देखा आपने। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? यस। यहाँ एक बार और देखिए, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का फिजन हो गया और क्या बन सकता है, तो 1H2 जो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम है, तो ये एक ट्रीटियम भी बना सकता है 1H3, और एक प्रोटियम अलग कर देगा, और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर? तो या तो ये प्रोसेस होगी या तो ये प्रोसेस होगी। अब यदि जो फिजन से, दोनों के फिजन से अगर एक जो अपने पास में ड्यूटेरियम बना है और एक जगह ट्रीटियम बना है, ये देखिए ये ड्यूटेरियम ये वाला और ये वाला ट्रीटियम, अगर ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आपस में लड़ गए, ये देखिए ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का फिजन हो गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, तो आपके पास में बनेगा 1H2 प्लस 1H3 इक्वल टू 2He4, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। स्टेबल न्यूक्लियस है 2He4 बेटा, बना तो पहले भी 2He3 था बट वो स्टेबल नहीं था। तो ये स्टेबल न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन, प्लस आप देखिए
7.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही कि नहीं निकल रही है? तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा यही एनर्जी देखिए 7.59 है कि नहीं है? तो मतलब यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी सारी है। ठीक है बेटा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई 5 + 0 और 5 में 5 + 0 5 होने थे, 5 में से 2 निकल गए, मतलब कितना बच गया? 3। 3 किसका सिंबल होता है बेटा? लिथियम का। अब ऊपर देखो, 10 + 1 11, 11 में से 4 तो ये बैठा हुआ है, तो बचे कितने? 5। नहीं नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं भाई साहब, 4 7 बचा ना, 7। तो आंसर आएगा 3Li7। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। नाउ 42 + 1 हो गया 43, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा। 94 + 2 96, 95 लिखा, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? 0n1। क्या निकलेगा? 0n1। तो सेकेंड केस में आपके पास में बेटा क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में, फिजन में, हाँ, फ्यूजन की बात करेंगे, फिजन की भी बात करेंगे। टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन is required for fusion, yes, to takes place। बेटा यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियस को मिलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, जब दो न्यूक्लियस को आप फ्यूज करते हैं एक दूसरे में तो बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ बेसिक ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर फ्यूजन को मिला करके ही क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनने की एक्चुअली प्रोसेस ये दी गई है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, और हीलियम में एक हीलियम एटम के फ्यूजन से दो हीलियम, मतलब दो हाइड्रोजन एटम के फ्यूजन से ये देखो इतनी सारी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, सन के अंदर यही रिएक्शन हो रही है क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन का भंडार है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपको हमने बता दिया न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? तो बच्चों हमने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन बता दिया, न्यूक्लियर फिजन बता दिया। अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर के साथ इसका वेरिएशन, ये जो टॉपिक है बेटा ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैसा बेस्ड है? न्यूमेरिकल बेस्ड।